हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवीएस टीजीटी साइंस 2019 सॉल्यूशन जो कि 18 सितंबर 2019 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रिड्यूस्ड एंड ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा? देखो, पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप के लिए ये फॉर्मूला होता है एल अपॉन में एफ नॉट 1+d अपॉन में एफ ई, और अगर इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है तो एल अपॉन एफ नॉट और ये d अपॉन एफ ई आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है किस पर? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पर। तो अगर आप फोकल लेंथ को कम कर रहे हो तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है, उसका साइज छोटा होता है, और एक उससे बड़ा होता है जिसको आईपीस बोलते हैं, और फॉर्मूला रहेगा एल अपॉन एफ नॉट 1+d अपॉन एफ ई। और अगर टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला लिखवाएं टेलीस्कोप के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू, माइक्रोस्कोप के लिए रहेगा एफ नॉट अपॉन एफ ई 1+f ई अपॉन में डी, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो तो एम इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो देखो, माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है और इन्वर्सली डिपेंड करता है आईपीस की फोकल लेंथ पर। जबकि जो भी हमने माइक्रोस्कोप का बताया है, माइक्रोस्कोप, तो उसमें मैग्निफिकेशन इन्वर्सली डिपेंड करेगा दोनों पर ही, मतलब कि ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ पर भी और जो आईपीस लेंस होगा उसकी भी फोकल लेंथ पर। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, आपको अगर फॉर्मूला पता है तब आप सही आंसर लगा पाएंगे इसका। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, कोई भी पेपर हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और सेम टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पीवाईक्यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन वेगिंग स्केल इन एन एलिवेटर कार। मतलब कोई आदमी है और वो किसी एलिवेटेड कार पे वेगिंग स्केल पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, इफ द स्केल रीड्स अ वैल्यू लोअर देन द वेट ऑफ द मैन एट रेस्ट द एलिवेटर कार कुड बी मूविंग। अब ये कह रहा है कि जो उस पर्सन का वेट है, मतलब एपरेंट वेट बोल रहा हूँ मैं इसको, एपरेंट वेट है वो कम है जो उसका एक्चुअल वेट है उससे। तो ऐसा कब हो सकता है? तो देखो, मैं ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है, आपको जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज करने चाहिए। कोई पर्सन अगर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है। तो उस टाइम पर जो अपरेंट वेट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एम और जी प्लस है। ठीक है, ये कब है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ व्हेन, देखो जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो उसका जो पर्सन का वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जनरली वेट क्या होता है? mg। अब उसमें प्लस ए और आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट ज़्यादा होगा एक्चुअल वेट के। एक्चुअल वेट मतलब जैसे w इक्वल टू एम जी, जब वो रेस्ट पर है तब एक्चुअल वेट है। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से तो उसका वेट बढ़ेगा। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, ये जो पूरी लिफ्ट है वो अगर डाउनवर्ड आ रही है, तो ऐसे में जो अपरेंट वेट होगा वो हो जाता है एम जी माइनस ए। यानी कि इस केस में जो वेट होगा, जितना भी एक्चुअल वेट होगा उसमें से हम एम ए को माइनस कर देंगे, ये इसका अपरेंट वेट होगा, यानी कि वेट डिक्रीज होगा। तो देखो, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका वेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब एक ऐसा भी कैसे हो सकता है कि लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो, या पहले एक थर्ड केस लेते हैं, जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो। तो देखो, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, ध्यान देना कांस्टेंट स्पीड है, तो जो अपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट के ही बराबर होगा, मतलब वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक फोर्थ केस ही हो सकता है कि जब लिफ्ट फ्री फॉल हो जाए। तो देखो, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग कर रही है, मतलब नीचे गिर रही है, तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? ए के बराबर, मतलब जी की वैल्यू ए के बराबर, या कह लो ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी पर्सन होगा, वो वेटलेस फील करेगा। तो एक कंडीशन होगी वेटलेसनेस की, उसका वेट कितना हो जाएगा? 0। तो ये 4 पॉसिबल केस हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से तो वेट इंक्रीज होगा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से
तो वेट डिक्रीज होगा। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है लेकिन स्पीड कैसे कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा। और जब लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है तो वेट कितना हो जाएगा, 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया था कि उसका वेट डिक्रीज हो रहा है, उसका जो वेट है, इफ द स्केल रीड्स अ वैल्यू लोअर देन द वेट ऑफ द मैन, यानी कि वो जो स्केल रीडिंग है वो कम है, इसका मतलब वो वेट कम दिख रहा है उसको। तो वेट कम किस केस में दिखता है, वेट कम दिखता है जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। जब लिफ्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे आ रही हो तब उसमें वेट डिक्रीज होगा। तो देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये सही दिया हुआ था, लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड अगर होगी तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो हटा देते हैं। अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड में तो देखो वेट चेंज होता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए। अब डाउनवर्ड एट इंक्रीजिंग स्पीड, तो देखो डाउनवर्ड तो मैंने आपको बताया डाउनवर्ड आने में वेट डिक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, mg-a में ये हमारा वेट अपेरेंट वेट हो जाता है। तो डाउनवर्ड आने में जब वो नीचे आ रही है तभी तो उसमें वेट कम होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब ये कि उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा होगा। तो इसलिए हम ऑप्शन 3 चूज करेंगे। ऑप्शन 3 रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही। तो इन चारों पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें। एक्चुअली एक जो टॉपिक होता है क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, क्लास 11th का टॉपिक है ये अपेरेंट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हीट ऑफ वेपराइजेशन रेफर्स टू, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसका कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो वेपराइजेशन का पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है और वो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वेपर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो यहाँ पर हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि आपको किसी लिक्विड को कितनी हीट चाहिए कि आप उसको गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दो। तो पहला ऑप्शन यही था, अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू कन्वर्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड मैटर्स टू गैसियस स्टेट, यानी कि आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि लिक्विड से आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सको किसी भी सर्टेन अमाउंट को। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल एग्जिबिट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इजली। पहले मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है और किसी मेटल पे आप सर्टेन फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करवा रहे हो। अब इस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका फोटोन आ रहा है उसकी जो इंसिडेंट एनर्जी है, उसकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन मतलब किसका, मेटल का, तो अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तभी आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें से हम मोस्ट इजली मतलब बहुत आसानी से किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकें। तो देखो हम आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में पॉसिबल होगा, जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम होगा। तो मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ। देखो पॉइंट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट मोस्ट इजली फॉर मेटल हुज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस, यानी कि वर्क फंक्शन, देखो मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो किसी भी मेटल की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो कहलाती है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में जब आप प्लैंक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क फंक्शन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन या उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ईजिली उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाएगा। तो देखो अगर इन सब का वर्क फंक्शन देखा जाए तो लिथियम का 2.95 होता है, मैग्नीशियम का 3.70, सीजियम का 2.14 और सोडियम का 2.75। तो अगर वर्क फंक्शन को हम कंपेयर करें तो सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है, सीजियम का। तो इसका मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ईजिली हो पाएगा। तो एक तो ये तरीका होगा कि आप वर्क फंक्शन से पता कर पा रहे हो। दूसरा ये होता है कि जैसे सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल है और ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सीजियम से बहुत कम होती है। एक्चुअली सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है इन सब में। जो इनकी टेंडेंसी है कि अगर आपको सीजियम को आयन बनाना है तो वो बहुत ईजिली आप बना पाओगे, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। और जब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। आयन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे।
तो इसलिए हम यहाँ पर मतलब अगर इन दोनों फैक्ट से देखें तो यहाँ पर आपको फैक्चुअली सोचना पड़ेगा, कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्चुअली वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप अपना नोट्स बनाइए, लेकिन सही आंसर होगा सीसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एलिमेंट न्यूक्लियस डिटरमाइन। देखो पहले मैं बेसिकली पूरा सब कुछ बता देता हूँ। जैसे जेड एक्स है, जेड होता है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको ए माइनस जेड करना पड़ता है। अभी ए क्या है, तो ए होता है यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर, ए होता है एटॉमिक मास नंबर, जो कि इक्वल होता है कि कितने प्रोटॉन हैं आपके पास, ठीक है, यानी कि जेड, और कितने न्यूट्रॉन है आपके पास। तो ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन एक्चुअली। तो अब इसमें ऑप्शन देखो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले बाकी ऑप्शन देखें, द आयन ऑफ द एलिमेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। देखो एटॉमिक नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ये तो ऑप्शन सरासर गलत है। नेक्स्ट है नथिंग न्यूट्रॉन नेवर एग्जिस्ट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है भैया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो द आइसोटोप एलिमेंट और द आयन ऑफ द एलिमेंट। देखो आयन के बारे में न्यूट्रॉन नहीं बताता, ये बताता है कि उसके आइसोटोप कितने हैं, किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं, ये इसके बारे में बताता है। आइसोटोप क्या होता है, जिनके टॉप बराबर ना होता है। जैसे जेड एक्स से एक एलिमेंट में ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ मैं जेड एक्स, यहाँ पर वाई। तो अगर मान लो एक्स दोनों ही सेम मेटल है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो डिफरेंट है, तो उनको आइसोटोप बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर जेड यानी कि प्रोटॉन तो दोनों के लिए बराबर है, प्रोटॉन तो दोनों में ही बराबर है, लेकिन जब आप ए माइनस जेड करोगे यहाँ पर और यहाँ पर वाई माइनस जेड करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग आएंगे। इसका मतलब वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या, जिनके एटॉमिक मास नंबर बराबर ना हो। मैं लिख देता हूँ आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं, मतलब कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से उनके एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कोई उपकरण है जिसमें 1200 जूल प्रति मिनट की ऊर्जा दर से ऊर्जा की खपत होती है। एक्चुअली ये हमें दिया हुआ है पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। लेकिन एनर्जी होनी चाहिए जूल में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1200 जूल पर मिनट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में। तो 1200, अब एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया आपका इसका 20। तो ये जो 20 जूल पर सेकंड आया है, जूल पर सेकंड, उसी को हम क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड की कोई दूसरी यूनिट है क्या, हाँ है, वाट, जो कि ऐसा यूनिट भी कहलाती है वाट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ये कैसे कहा जा सकता है, उतना ही खपत करता है। कितनी खपत करेगा वो, 20 वाट। न्यूटन तो वैसे भी फोर्स की यूनिट है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड वर्ग, मीटर प्रति सेकंड ये तो एक्सीलरेशन की यूनिट है, तो ये भी नहीं होगा। किलोग्राम प्रति सेकंड ये भी पावर की कोई यूनिट नहीं है। तो आप यूनिट से पता लगा लोगे कि कौन सा रिप्रेजेंट करे। लेकिन यहाँ पर पहले आपको समझना था जूल प्रति मिनट का मतलब क्या, वो एक तरह से पावर को बता रहा है। तो हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें यूनिट पावर की दी हुई है। तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे मैंने न्यूमेरिकली करवाया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पेयर है जो कि सेम यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। देखो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेट की यूनिट होती है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों की डिफरेंट है, ये तो नहीं हो सकता आंसर हमारा। इम्पल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो इम्पल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया यूनिट किसकी, इम्पल्स की। और पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है, वही जो वर्क की होती है, वही जो काइनेटिक एनर्जी की होती है, तो जूल में लिख रहा हूँ। हाँ, वर्क की और काइनेटिक एनर्जी की दोनों की जूल होती है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। पावर की यूनिट होती है वाट और मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनकी भी दोनों की डिफरेंट हो गई, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली ऑब्जर्व इन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है उनमें से कौन सी चीज ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। तो देखो जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन आ जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसमें भी डिसरप्शन आ जाता है। एक्चुअली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में
एक्चुअली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को हम मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है बाय दी सोलर विंड। जो सूर्य से हवा आती है, विंड आती है, शॉक वेव आती है, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में डिस्ट्रप्शन आ जाता है और उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिकल पावर भी डिस्टर्ब हो जाती है और चार्ज पार्टिकल स्ट्रीम आउट फ्रॉम द सन। तो देखो चार्ज पार्टिकल एक्चुअली सन से निकलते हैं तभी तो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इसको जो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ माइक्रोवेव प्रोपेगेशन, देखो माइक्रोवेव से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल हैव द सेम। देखो दो चीज होती है ग्रुप और पीरियड। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी में सेम होते हैं। जैसे मान लो मैं एक ग्रुप का एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सब में आप देखोगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, जो कि बॉन्डिंग के लिए तैयार हो सकते हैं या तैयार रहते हैं। ऐसे ही आप एक और ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr। इन सब में भी आप देखो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, +2 +2 +2। इनमें सब में -1 -1 -1। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल हैव द सेम। क्या सेम होगा? उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये जो नॉट ट्रू है इनको ज़्यादा ध्यान से करना होता है। नॉट ट्रू अबाउट द कैथोड रे। अच्छा, कैथोड रे क्या होती है? तो कैथोड रे को हम इलेक्ट्रॉन बीम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि हम एक बम्बार्डमेंट करवाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम को किसी भी फ्लोरोसेंट ट्यूब पर, जैसे सीआरओ में होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब पर उस पर डालते हैं और पैटर्न देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम। अब जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, चार्ज पार्टिकल भी होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ये चार्ज पार्टिकल हैं तो अगर ये मान लीजिए किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आए, मान लो कोई चार्ज है Q, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगी QV क्रॉस B। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है जिसमें चार्ज पार्टिकल है, कौन से? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो उस पर कुछ फोर्स लगेगी, यानी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से। और अब देखो इनमें से ऑप्शन सही पड़ते हैं कि कौन सा है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें नॉट ट्रू वाला चूज करना है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू वाला लेना है। जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन बीम ही तो होती है। थर्ड ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी ट्रू है, अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर देती है। और ये चार्ज पार्टिकल भी है, ये भी ट्रू है। तो हमें तो वो लेना था जो नॉट ट्रू है, मतलब कि जो गलत है, जो फॉल्स है। तो देखो इसमें मूव विद द स्पीड द सेम एज द लाइट। नहीं, देखो स्पीड ऑफ लाइट मतलब कौन पा सकता है? फोटोन्स, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ ना कुछ रेस्ट मास होता है, फोटोन का तो होता नहीं है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा स्पीड पा पाते हैं। कौन? फोटोन। तो इसमें सही आंसर होगा फोटोन, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से तो ट्रेवल करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं करते। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मूव विद स्पीड दैट ऑफ द सेम एज दैट ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोई माइक्रोस्कोप है और उसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है और आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है और मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो देखो पहले मैं आपको मैग्नीफिकेशन बता देता हूँ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला माइक्रोस्कोप के लिए होता है V0/U0 1 + D/FE। देखो यहाँ पर ना तो V0 गिवन, ना U0 गिवन है, ना D तो चलो लीस्ट डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए सिर्फ F0 से या FE से हम टोटल मैग्नीफिकेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारा सही आंसर होगा वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई हमारे पास टेलीफोन है जो कि इस फ्रीक्वेंसी पर 900 मेगाहर्ट्ज पर काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये डिफरेंट गीगा, मेगा, टेरा के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखो पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्स बता देता हूँ हर्ट्स के। जैसे अगर कहीं पर किलो हर्ट्स है, 1 किलो हर्ट्स, आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ हर्ट्स में, ठीक है। अगर मान लीजिए मेगा है, मेगा हर्ट्स, तो मेगा हर्ट्स को हम लिख सकते हैं 10⁻6 हर्ट्स।
अगर कहीं पर गीगा है, गीगा हर्ट्स, तो गीगा को हम लिख सकते हैं 10⁹ हर्ट्स। और अगर मान लीजिए टेरा हर्ट्स है, टेरा हर्ट्स, तो टेरा को हम लिख सकते हैं 10⁻12 हर्ट्स। ठीक है, किलो 10⁻3, मेगा 10⁶, गीगा 10⁹9, टेरा 10⁻12। अब हमारे पास है 900 मेगाहर्ट्ज। 900 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेगा मतलब 10⁶ हो गया, या इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻। अब देखो यहाँ पर 2 है तो आप इसको 6 और 2 8, यानी कि 9 इंटू 10⁸ हर्ट्स लिख सकते हो। अब देखो ये 9.00 इंटू 10 हर्ट्स से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये 9 इंटू 10⁸ है। अब अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.9 इंटू में 10⁻, एक ये होगी और एक ये, यानी कि 10⁹, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.9, 10⁹ का मतलब क्या है, गीगा, तो 0.9 गीगा हर्ट्स। और ये सेम है जैसे ऑप्शन 2 में दिया हुआ 0.900 गीगा हर्ट्स या 0.9 गीगा हर्ट्स, एक ही बात है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरोरा आर कॉज्ड इनडायरेक्टली बाय, यानी कि जो ऑरोरा होता है वो किसकी वजह से होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑरोरा होता क्या है। तो देखो ऑरोरा को हम पोलर लाइट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आसमान आपको कलरफुल दिखता है नेचुरल लाइट से। अभी किसकी वजह से होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटोस्फेयर में, और ये सोलर विंड्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक वाइंड है, नो, ये सोलर फ्लैश यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया सोलर विंड्स की वजह से होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सोलर फ्लैश। ह्यूमन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई नहीं होगा संबंध। द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, उससे ये नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है, सोलर विंड्स। और क्या होगा इसमें, जो आसमान होगा आपको कलरफुल दिखेगा। नेक्स्ट है, एम्पियर को हम किस तरह से दिखा सकते हैं। देखो आपने ओम्स लॉ तो पढ़े होगा, फेमस V = IR। तो यहाँ पर I को आप लिख सकते हैं V/R, यानी कि V की यूनिट होती है वोल्ट और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है क्या, ओम। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर आल्सो कैन बी रिगार्डेड एज वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम, वोल्ट ओम नहीं। ठीक है, ओम पर वोल्ट भी नहीं, ओम पर वाट भी नहीं, तो सही आंसर होगा वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम। नेक्स्ट है, कोई बोट है जिसकी इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, और उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड कवर करने में इसको जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 36 मीटर, 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको बताना है कि बोट का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आ जाए तो आपके दिमाग में आनी चाहिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि V = U + AT होता है, एक होते हैं S = UT + ½ AT², और थर्ड इक्वेशन होती है V² = U² + 2AS। तीनों में ही आप देखो एक्सेलरेशन आ रहा है, और इनको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या एक्सेलरेशन या बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही हो। शुरू की दोनों इक्वेशन में टाइम आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ, ना तो दिया हुआ है ना निकालना है। तो हम इक्वेशन थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो V² = कितना होता है, U² + 2AS। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, V² माइनस में U² अपॉन में 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब A² - B² का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले फाइनल वेलोसिटी कितनी, 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड है 16 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 36। तो यहाँ पर मैं A² - B² का फॉर्मूला यूज करूंगा। A² - B² = A + B मल्टीप्लाई में A - B। वैसे तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 16 का 256 होता है, दोनों में से माइनस करो, बट इजी होगा, ये कर लीजिए A + B A - B। तो आप A + B करेंगे तो 20 + 16 तो 36 आएगा, माइनस करेंगे तो 20 - 16 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 36। फायदा क्या होगा माइनस करने का, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ध्यान से लगानी है, ताकि आपका एक्यूरेटली एक बार में आंसर आ जाए। सोच करके लगानी है, इन दोनों में आप लगाते रहो तो टाइम तो दिए नहीं है, तो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ वोल्टेज लॉ कौन सी स्टेटमेंट सही है बताना। पहले मैं आपको KVL बताता हूँ होता क्या है। KVL, मान लो आपके पास कोई सर्किट है, इसमें कोई रेजिस्टेंस R1 है, कोई रेजिस्टेंस R2 है। लेट यहाँ पर वोल्टेज ये V1 कंज्यूम कर रहा है, ये V2 कंज्यूम कर रहा है, मतलब बहुत सारे कोई सर्किट कंपोनेंट लगे हैं, बहुत सारे कोई बैटरी लगे हैं। लेट यहाँ पर एक बैटरी DC वोल्ट की, जो कि V वोल्ट की है। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेज आपको मिल रही है, उन सब का जो समेशन होगा वो रहेगा 0। ठीक है, द समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप विल इक्वल टू 0।
अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, तो देखो वोल्टेज इन एनी डीसी सर्किट इज इक्वल टू पावर, नहीं पावर का कोई मतलब नहीं है। द सम ऑफ द वोल्टेज गोइंग अराउंड एनी ब्रांच इन डीसी सर्किट इज इक्वल टू 0, यही तो मैंने आपको बताया, यही तो होता है केवीएल। तो आंसर सही होगा ऑप्शन 2। अच्छा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे केवीएल जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली क्लास 12 का टॉपिक है केसीएल केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक वायर है और इसके बाद हमने एक जंक्शन पर दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं, तो लेट यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है I1, लेट यहाँ पर करंट गया I2 और यहाँ पर करंट गया I3। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि जो भी ये जंक्शन होगा, जंक्शन मतलब जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो, तो इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, रेलवे जंक्शन मतलब हर स्टेशन को हम जंक्शन नहीं बोलते हैं, उसी स्टेशन को जंक्शन बोलते हैं, जैसे गाजियाबाद जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन मतलब जहाँ से जो ट्रेन है वो दो से ज़्यादा जगहों पर जाती हो, डिफरेंट जगह पर जाती है, उस स्टेशन को जंक्शन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर है जंक्शन मतलब जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो। अब जंक्शन पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट चले जाएगा, आपको उस जंक्शन पर कोई भी करंट, नेट करंट नहीं मिलेगा। तो इसी को दूसरे वर्ड में आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होगा वो बराबर होगा हमेशा आउटगोइंग करंट के। अब अगर आप आउटगोइंग करंट को इस तरफ ले आए तो इनकमिंग करंट माइनस आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, 0, उसी को बोलना है समेशन ऑफ ऑल द करंट विल बी 0, ठीक है। अच्छा केसीएल किस पर डिपेंड करता है, तो करंट होता है क्या, चार्ज पर इन टाइम, तो केसीएल डिपेंड करता है एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर केसीएल डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दोनों का आप ध्यान रखना, केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समेशन ऑफ ऑल द करंट विल बी 0, जंक्शन पॉइंट पर लगता है। केवीएल एक क्लोज लूप में लगेगा हमेशा, और ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। क्वेश्चन नंबर 55, कंसिडर अ माइनर पार्किंग प्लॉट एक्सीडेंट, मतलब एक पार्किंग करने में कुछ एक्सीडेंट हुआ है। कार ए बैक्स आउट 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द वेस्ट, तो पहले हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, और जो कार ए है वो 30 सेंटीमीटर बैक हो गई, मतलब इस तरफ आ गई कार ए, तो ये कार ए की डायरेक्शन है, और उसकी स्पीड आपको गिवन है जो कि है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि आप जितने भी आंसर देख रहे हो सब SI यूनिट में है, तो हमें 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, जिसको आप लिख सकते हो 30, देखो सेंटीमीटर को अगर आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30 इंटू में 10⁻⁻², या फिर v इक्वल टू 3 इंटू में 10⁻⁻1, या 0.3 भी लिख सकते हो, बट मैं पावर में लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ये कार ए की स्पीड है। अब जो कार बी है वो जा रही है नॉर्थ की तरफ, यानी कार बी इस तरफ जा रही होगी ऐसे, तो ये कार बी की डायरेक्शन है, और इसकी जो स्पीड है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। अब देखो यहाँ पर जब कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा, इसका मतलब P इनिशियल बराबर होगा P फाइनल के, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो P इनिशियल बराबर किसके होगा, P फाइनल के। मास भी आपको गिवन है, तो मैं अगर P फाइनल निकाल लेता हूँ तो P इनिशियल फाइंड कर पाऊंगा। P फाइनल क्या होगा, तो P फाइनल होगा मास इंटू में वेलोसिटी। लेकिन एक चीज़ देखो, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कार, अगर मैं इस स्क्रीन को XY प्लेन मान लूँ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर यूज़ करूँगा, एक्चुअली क्लास 11th में वेक्टर पढ़ाया जाता है, तो अगर मान लीजिए कार इस तरफ नेगेटिव एक्सिस में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या हम लेते हैं, -i कैप। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कार है वो इस तरफ जा रही है, तो उसका मोमेंटम जो आप लिखोगे कार ए का वो -i कैप डायरेक्शन में होगा, प्लस अब जो कार बी जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ मतलब वाई डायरेक्शन को हम जे कैप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मोमेंटम ऑफ कार बी, और किस डायरेक्शन में होगा, ये जे कैप डायरेक्शन में। देखो मोमेंटम को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने आई कैप और जे कैप लिया है। -i इसलिए लिया है क्योंकि कार नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। अब वैल्यू पुट करते हैं,
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। अब मास इसको मैं लिख रहा हूँ 10⁻³ किलोग्राम। 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 10⁻³ ये तो हो गया मास इंटू वेलोसिटी कितनी है कार ए की वेलोसिटी है, ये कार बी की वेलोसिटी थी, कार ए की है 30 इंटू 10⁻⁻², और ये हो गया आपकी डायरेक्शन माइनस के आई कैप प्लस मोमेंटम ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो मास तो इसका 10⁻³ है, यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू में 10⁻⁻², और ये जे कैप। अब यहाँ से आप देखो ये आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 300 माइनस के आई कैप, और ये आएगा 400 और जे कैप। ठीक है, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी आई है, जो मोमेंटम आया वो वेक्टर फॉर्म में आया है। अब किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसके जो दोनों कंपोनेंट है ना उसको आपको स्क्वायर करना होता है। जैसे अगर मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं किसी भी वेक्टर का, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये इसके 3 कंपोनेंट हो गए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो जब आप इसका मोमेंटम निकालते हैं, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, ऐड कर, पहले स्क्वायर करेंगे उनको, फिर ऐड करेंगे रूट में। तो यहाँ पर 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा, कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक साइड 3 है दूसरी 4 है तो तीसरी आएगी 5। एक्चुअली यहाँ पर भी जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 500 आएगा, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम मोमेंटम निकाल रहे हैं। अब डायरेक्शन क्या होगी, वैसे तो आपको बस मैग्नीट्यूड से पता लग रहा है कि हमारा सही आंसर ऑप्शन 4 है, पर डायरेक्शन भी देख लेते हैं। देखो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, एक तो इस तरफ और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका इन दोनों के बीच में, यानी कि जो वेस्ट है, ये वेस्ट ले लो और ये हमारा नॉर्थ की तरफ, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जनरली नॉर्थ वेस्ट। एक्यूरेटली नॉर्थ वेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमने जनरली नॉर्थ वेस्ट कहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोई टेनिस बॉल है, हम उसको इनिशियल स्पीड दे रहे हैं 60 मीटर पर सेकेंड और उसको अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पर 30 डिग्री से, यहाँ पर 90 से और यहाँ पर 60 से। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बेस्ट रिप्रेजेंट द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल फॉर विच द बॉल शुड बी हिट द रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द हाइस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि हम स्पीड तो सभी में देखो सेम दे रहे हैं, लेकिन वो कौन सा एंगल होगा कि जो बॉल है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हवा में रहे। अब इसका मतलब वो बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअली क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। u होता है इनिशियल स्पीड, थीटा होता है यहाँ पर जैसे ये एंगल दे रखा है ना आपको, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल है, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप देखो कि सभी में यहाँ पर इनिशियल स्पीड है और सभी में स्मॉल g की वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है एक्चुअली डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइन थीटा पर, यानी कि जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज़्यादा होगा और वही सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रह पाएगी। अब मैं तीनों, वैसे तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है 90 डिग्री पर, जो कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, पर फिर भी मैं इन सब एंगल के लिए वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। तो अगर इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आप देखो तो वो 90 डिग्री पर आती है, इसलिए हमारा यहाँ पर सही आंसर ये होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंगल बनाते हुए भेजोगे इसका मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, और इसी केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। साइन 90 की वैल्यू ही मैक्सिमम होती है 1, बाकी सब में टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा कम ही होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में पढ़ना है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्लास 11th का टॉपिक है ये। नेक्स्ट है विच नेम इज एसोसिएटेड विद द रिलेशन। देखो ये डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी और टी टेम्परेचर, डेल्टा एच एंट्रोपी। तो इस इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है, एक्चुअली इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ नियर द सरफेस इज 9.81, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, किसी पिज्जा को गिरा रहे हैं जिसका मास है 3 किलोग्राम, जिसको खाना चाहिए उसको गिरा रहे हैं। कितनी हाइट से, हाइट यहाँ पर गिवन नहीं है। हाउ फार विल द पिज्जा फॉल इन 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में पिज्जा कितनी, हाउ फार मतलब कितनी दूरी पे गिर जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई पिज्जा है वो यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है और ये t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा। तो मैंने माना कि ये h हाइट नीचे आ रहा है। h हाइट मतलब यहाँ से उसने कुछ h डिस्टेंस कवर किया लेट से। अब देखो आपको ये क्वेश्चन पता होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने अभी बताया भी था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सब के मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब पिज्जा गिरेगा, कोई भी मास जब गिरता है धरती पर तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। ध्यान देना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन अर्थ के जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो पिज्जा गिर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इन इक्वेशंस के बारे में सोचना चाहिए हमें, ताकि हम सब कुछ निकाल सके जो भी हमें चाहिए। अब यहाँ पर टाइम का जिक्र हो रहा है। जब पिज्जा को गिराया जा रहा होगा तो इनिशियली उसको पकड़ा हुआ होगा, तभी तो बाद में छोड़ेंगे, तो इनिशियल स्पीड यहाँ पर 0 रही होगी और हमें निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना वो नीचे आया है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन एक्यूरेट होगी, तो मुझे चाहिए ये वाली इक्वेशन। क्यों, क्योंकि मुझे एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम भी पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी पता है, लेकिन यहाँ पर मुझे फाइनल स्पीड नहीं पता था, मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा इन दोनों इक्वेशन को। तो हम इक्वेशन सेकंड यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब क्या होगा, जो भी हाइट हमें निकालनी है, इनिशियल स्पीड 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मतलब क्या, जी के बराबर हो गया, और टाइम का स्क्वायर, यानी कि एच इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मतलब जितने टाइम के लिए गिरा है 2 सेकेंड, तो 2 का मैं करूँगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया 9.81 इंटू में 2 यानी कि 19.6 मीटर। तो 2 सेकेंड में वो 19.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 19.6 मीटर। अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली भी आपको बताता हूँ। अब आप 9.81 का देखो, हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन बिना कुछ किए कैसा आंसर आएगा, देखो 9.81 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, 1 सेकेंड में जो चेंज हो रही है। आई रिपीट, 9.81 मीटर 1 सेकेंड में वो चल रहा है। यहाँ पर वो कितना चला है, उसको 2 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, जब वो 9.81 मीटर 1 सेकेंड में चल रहा है तो 2 सेकेंड में क्या करेगा, उसका डबल चलेगा। तो वही आप डायरेक्टली 2 इंटू 9.81 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। एक्चुअली एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस में u अपॉन में t, यानी कि एक्सेलरेशन होता है कि आपकी स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, और आपकी स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हुआ है। तो 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 9.81 मीटर प्रति सेकंड से चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर, या तो आप ऐसे कर लो, बट ऐसे ही करना क्योंकि हर जगह वो चीज़ ठीक नहीं बैठेगी। अगर बहुत ज़्यादा दिया होगा तो आपको इसी तरह से ही निकालना है फॉर्मूला यूज करके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जब आप पिज्ज़ा की बात कर रहे हैं तब आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सपोज दैट यू हैव सील्ड रिजिड कंटेनर फिल्ड विद एयर। मतलब हमारे पास कोई कंटेनर है और ये बिल्कुल प्योरली सील्ड है, अच्छी तरह से सील्ड है, तो इसके अंदर जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल होंगी कंटेनर के अंदर वो किस पर डिपेंड करेगी। तो देखो गैस में अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है तो इसकी एक आरएमएस स्पीड की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है √3 kT अपॉन में m। यहाँ पर स्पीड जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। टी यहाँ पर टेम्परेचर है, m मास है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि वो मास पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर, नंबर ऑफ एटम पर या वॉल्यूम पर। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वार्ट्ज एक फ्रेमवर्क सिलिकेट का एग्जाम्पल है एक्चुअली, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस। देखो मैं आपको एक पहले हुक्स लॉ बताता हूँ। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ, मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्ट्रेच जब आप कर रहे हो तो उस पर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे।
अब जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लीजिए हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, अब इसको आप छोड़ दो तो स्प्रिंग खुद से वापस चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आपने डिस्प्लेसमेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से आप स्ट्रेच कर रहे हो उसमें, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेच कितना आपने स्ट्रेच किया है। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। एक क्यों मैं कह रहा हूँ कि माइनस आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर आप इधर करो तो स्प्रिंग को छोड़ दो तो स्प्रिंग इधर जाएगी ना, क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रही होगी जब डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक सबस्टेंस द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यही तो मैंने आपको बताया कि जो आपका जितना आप स्ट्रेच कर रहे हो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा होगा? स्ट्रेचिंग फोर्स पर, अप्लाइड फोर्स पर। या आप ये कह सकते हो अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स, या अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो स्ट्रेच पर डिपेंड करेगा। द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेचिंग इनवर्सली तो डिपेंड नहीं करता। द अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी टू ब्रेक द ऑब्जेक्ट इन हाफ इज, देखो ये भी नहीं होगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेचिंग इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है, फोर्स पर डिपेंड करेगा। एक्चुअली जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेच होगा, लेकिन ये जो हुक्स लॉ होता है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट ही होल्ड होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आपने किसी मटेरियल को उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दिया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी, तब उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है, तब वो हो सकता है कि वो टूट जाए। तो ये जो कहानी है तभी के लिए होती है जब तक इलास्टिक लिमिट फॉलो हो रही है, तभी तक हम कह सकते हैं कि जो एक्सटेंट होता है, मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर रहे हो, एक्चुअली वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एन आइडियल क्लोज सिस्टम, बोला हुआ है आइडियल क्लोज सिस्टम व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड। देखो जब आइडियल क्लोज सिस्टम हो गया मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल जीरो लग रही है। आपको पता होगा न्यूटन का सेकंड लॉ कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम आप इसको लिख सकते हो। अब देखो चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन टाइम नहीं चाहेगा। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा? जीरो। इसका मतलब मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, और मोमेंटम चेंज नहीं हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम भी रहा होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट ने ना तो उसका कुछ मोमेंटम गेन हुआ है ना कुछ लॉस हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? When two objects collide according to law of conservation of momentum, the magnitude of their momentum vector multiply, नहीं, neither object loses or gain any momentum। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जितना पहले मोमेंटम रहा होगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान देना वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो गलत है। पहला है ए कॉन्केव लेंस मैक्स क्लोजअप ऑब्जेक्ट अपियर स्मॉलर। देखो कॉन्केव लेंस को जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लाओगे तो ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाने लगता है, लेकिन कॉन्वेक्स दिखाता है बड़ा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं है। स्टेटमेंट तो सही है बट इसको हम आंसर नहीं मानेंगे क्योंकि हमें तो गलत वाली लेनी आंसर। सेकेंड है एन कॉन्वेक्स लेंस कैन ब्रिंग पैरेलल लाइट्स रेज टू फोकस। देखो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो इन्फिनिटी से आई हुई रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अ कॉन्केव मिरर कैन कोलिमिनेट लाइट्स रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो देखो पॉइंट 3 का मतलब ये है कि जैसे अगर आप एक कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, कॉन्केव मिरर, और आपने इसके फोकस पर कोई लाइट सोर्स रख दी, अब होगा क्या? जैसे लाइट सोर्स यहाँ पर रखी है फोकस पर, देखो ये कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लाइट रे पॉइंट सोर्स से आ रही है तो वो जो कॉन्केव मिरर होगा उसको कोलिमिनेट कर देगा। कोलिमिनेट करने का मतलब उसको पैरेलल कर देगा इन्फिनिटी तक। तो जैसे यहाँ से कोई पॉइंट सोर्स है, ये लाइट रे इधर जाएंगी तो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, मतलब उनको पैरेलल कर देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन हमारा आंसर तो हमें गलत वाला लेना है। फोर्थ ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड एज मेन ऑब्जेक्टिव इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो पहले मैं टेलीस्कोप बताता हूँ क्या होता है। टेलीस्कोप होता है जिससे आप दूर के ऑब्जेक्ट को साफ देख सकते हो, ठीक है। अब टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको दो तरह के लेंस चाहिए होते हैं एक्चुअली। जैसे
जैसे एक होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि बड़ा होता है, और एक होता है आई पीस लेंस, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप है, लेकिन ये जो टेलीस्कोप मैंने आपको बताया ये होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जनरली आपने सुना होगा टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक्चुअली हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्लेनो कॉनकेव बोलना है, प्लेनो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यही हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है द मो स्केल इज बेस्ड ऑन द सॉलिड स्टेबिलिटी और टेंडेंसी टू। तो इसमें सही आंसर होगा उसकी स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट है विच वेव फिनोमिना मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ प्लेयर टू हियर द साउंड फ्रॉम अ रेफरीज विसल इन एन ओपन फील्ड इवन व्हेन द स्टैंडिंग बिहाइंड द रेफरी। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कोई दूसरे कमरे में अगर कोई शोर हो रहा है या बाहर कोई शोर हो रहा है, जैसे हो भी रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा, एक्चुअली बाहर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें यहाँ पर हम रूम में बैठे हैं, बाहर जो भी चीज़ चल रही है वो अंदर तक सुनाई नहीं जाती है। ऐसा क्यों? तो इसका एक मेन रीज़न होता है डिफ्रैक्शन। अभी डिफ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। डिफ्रैक्शन जनरली आप ये सुनते होंगे कि लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो कि सही भी है, लेकिन जब वो किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है, और उस बेंड होने को ही हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। यानी कि जब भी कोई वेव किसी ऑब्स्टिकल से टकराए तो अगर उसमें बेंडिंग हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन होने की एक कंडीशन ये है कि जो भी वेव है उसकी वेवलेंथ एक्यूरेटली मतलब नियर अबाउट सेम होनी चाहिए जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है उसके, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल के, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल के। तो यही रीज़न होता है कि हमें साउंड वेव तो सुनाई दे जाती है लेकिन लाइट वेव दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखो जो वेवलेंथ होती है साउंड वेव की वो बहुत ज़्यादा होती है लाइट वेव की वेवलेंथ से, ठीक है, लाइट वेव की वेवलेंथ से। और अगर आस पास में आप जितने भी ऑब्स्टिकल देखो तो उनका साइज काफ़ी बड़ा है, तो क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है तो डिफ्रैक्शन उन्हीं वेव्स का हो सकेगा जिनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। तो साउंड वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए उसमें ईजिली डिफ्रैक्शन हो जाता है, और हम ईजिली बहुत दूर की मतलब हम देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं आवाज़ों को, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जिक्र हो रहा था। लेकिन हम दूसरे रूम में जो लाइट है उसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, और साइज ऑफ ऑब्स्टिकल जैसे दरवाजा या दीवार वो बहुत बड़ी है, तो लाइट का डिफ्रैक्शन इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है। साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि साउंड की वेवलेंथ बड़ी है, और वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टिकल अगर नियर अबाउट सेम है, एक जैसा ही है, तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए इसका आंसर होगा डिफ्रैक्शन, हम इजीली सुन पाएंगे आवाज़ को। नेक्स्ट आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू mc²। E होता है एनर्जी, m होता है मास और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? देखो इस सब को हम तब अप्लाई करते हैं जब मास एनर्जी में चेंज हो रहा है या फिर एनर्जी मास में चेंज हो रही हो। सो वो ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैटर एंटीमैटर रिएक्शन। नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ एंटीरियर कैविटी ऑफ एन आई बॉल इज। तो उसमें एक्वस ह्यूमर होता है, तो इसका सही आंसर होगा एक्वस ह्यूमर। तो ये थे हमारे टीजीटी एनवीएस के क्वेश्चन पेपर का फिजिक्स सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी पेपर का फिजिक्स सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, चाहे वो एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो। अगर आप टीजीटी या पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपने साथियों को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत सी बार एस्पिरेंट्स को वीडियो तो चाहिए होते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाती है। सो इफ़ यू केयर प्लीज़ शेयर।